तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स। उसमें जब भी हम बात करते हैं तो हमने बोला था कि पहले आपको कौन सा इफेक्ट देखना होता है, आर इफेक्ट, उसके बाद एच और उसके बाद आई। तो अगर कहीं पर स्टेबिलिटी का डिसीजन रेजोनेंस ले रहा होता है तो हमें हाइपर की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां पर रेजोनेंस है ही नहीं तो फिर हमें हाइपर से आंसर देने पड़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करना चाहें एल्किन्स की, तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे एल्किन की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। ये एल्कीन आपकी ज्यादा स्टेबल रहेगी कौन से वाली एल्कीन से, इस वाली एल्कीन से। ये वाली जो आपकी एल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल रहने वाली है। अगर अपन बात करें कौन से वाली एल्कीन से, इस वाली एल्कीन से। ये एल्कीन आपकी ज्यादा स्टेबल रहने वाली है किस वाली एल्कीन से, इस वाली एल्कीन से। ये जो आपकी एल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल रहेगी कौन से वाली एल्कीन से, इस वाली एल्कीन से। और ये ज्यादा स्टेबल रहेगी कौन से वाली एल्कीन से, इस वाली एल्कीन से। और फिर ये ज्यादा स्टेबल रहेगी आपकी कौन से वाली एल्कीन से, इस वाली। आप लिख भी सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। ये वाली जो आपकी एल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल रहने वाली है। अगर अपन बात करें कौन से वाली एल्कीन से, इस वाली एल्कीन से। ये एल्कीन आपकी ज्यादा स्टेबल रहने वाली है किस वाली एल्कीन से, इस वाली एल्कीन से। ये जो आपकी एल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल रहेगी कौन से वाली एल्कीन से, इस वाली एल्कीन से। और ये ज्यादा स्टेबल रहेगी कौन से वाली एल्कीन से, इस वाली एल्कीन से। और फिर ये ज्यादा स्टेबल रहेगी आपकी कौन से वाली एल्कीन से, इस वाली एल्कीन से। तो ये मैंने इन जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है। कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, 4। कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, 3। कितने हैं, 2। तो जो बताया था मैंने याद रखने वाला। क्लियर। अगर R को CH3 माने तो ये आपके आइसोब्यूटाइलिन हो गई, ये ट्रांस और वो क्या हो गया, सिस। तो आप जानते हैं ट्रांस और सिस में से कौन सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, आपके ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। तो इसी में मैंने कवर कर दिया है आप लोगों के सामने। आप लिख भी सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। More substituted alkenes are more stable. तीसरा हमारा जो एप्लीकेशन रहेगा दैट इज हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन, इनको इन शॉर्ट हम क्या बोल देते हैं, HOC। देखिए इसका बहुत ज्यादा डिस्कशन एनसीईआरटी में नहीं है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो कोई खास डिस्कशन नहीं है हीट ऑफ कंबसन का, लेकिन आपको क्वेश्चंस इस पर भर भर के मिल जाते हैं। तो अपने को लिमिट करना पड़ेगा, फालतू में यहाँ पर फील लेने की कोई मतलब नहीं है। इधर 15 क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, सारे क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अल्फा एच काउंट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बस हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है हीट ऑफ कंबसन। लिखिए, जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई। इधर लिख दिया था मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। क्या आप इधर ध्यान दे पाएंगे इन वालों पर? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब लिखेंगे हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन, amount of heat released, amount of heat released, amount of heat released
when 1 mole of a given organic compound, amount of heat released when 1 mole of a given compound, हाँ एक ही बात है, when 1 mole of a given organic compound is completely oxidized, is completely oxidized, is completely oxidized, is completely oxidized, और completely oxidized वर्ड इस्तेमाल मिलेगा कई बार, और completely burnt, completely burnt मतलब जलाना, और completely burnt in excess of oxygen, in excess of oxygen, is completely burnt in excess of oxygen. Clear? देखिए जो आपने थोड़ी देर पहले स्टेबिलिटी की बातें की है ना, वो इनफैक्ट यहां से आता है, हम उल्टा चलते हैं, हमें स्टेबिलिटी पता थोड़ी चलता है कि कहां से आ रही है, कोई किसी के पास ऐसा पैमाना है नहीं कि डायरेक्ट स्टेबिलिटी बता दे। मान लीजिए दो कंपाउंड्स आपके पास X एंड Y एंड यू वांट टू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी, तो कैसे कंपेयर किए जाते हैं, कैसे हम हाइपर रेजोनेंस की बातें करने लगते हैं। शुरुआत में ये कोई मायना नहीं रखते हैं। अगर आपको X का पता करना है तो इसका क्या कीजिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मान लीजिए इसको बर्न कीजिए आप, और बर्न करने पर मान लेते हैं यहां पर 50 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज हुआ। क्या हुआ? 50 किलो कैलोरी पर मोल। इस कंपाउंड को भी हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाएंगे, और इसको जलाने पर मान लीजिए 100 किलो कैलोरी पर मोल यहां पर रिलीज हुआ। नाउ दिस इज द एब्सोल्यूट कंपैरिजन ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि X और Y में से कौन ज्यादा स्टेबल था। तो जिसके पास एनर्जी कम होती है वो स्टेबल ज्यादा होता है। इसके पास जितनी भी एनर्जी रही होगी बर्न करने पर हीट की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। इसके पास जितनी भी एनर्जी रही होगी बर्न करने पर हीट की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। तो यहां पर जब हमने बात की ना दोस्तों, लास्ट एग्जांपल पे भी मैंने बोला कि बच्चे ध्यान रखना है, मान लीजिए हम इन दोनों की ही बात करना चाहते हैं, किसका? स्टेबिलिटी कंपैरिजन का। तो मैं वो कहानी नहीं सुनाना चाहता जो आप इधर उधर सुनते हैं। मेन पॉइंट है इसका HOC एंड इसका HOC। इसका HOC कम है और उसका HOC ये डेटा है। दिस इज द रियल फैक्ट। इसको जब जलाया गया तो हीट कम रिलीज हुई, और जब इसको जलाया गया तो हीट ज्यादा रिलीज हुई। तो पता चल गया इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और उसकी स्टेबिलिटी, दिस इज द ट्रू मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन आप देखिए हम उल्टा चलेंगे। हम उल्टा कैसे चलेंगे? हम HOC बता रहे होंगे थियोरेटिकली, तो हम वही बता पाएंगे जहां पर हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं थियोरेटिकली। आगे बात समझ में? जैसे अगर आपको कभी कंपेयर करना हो कि भाई ये एक आपका पेन है और एक ये आपका फोन है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, अब आपकी हाइपर रेजोनेंस इंडक्टिव धरे के धरे रह जाएगी। क्लियर? पता करना है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी जानना चाहते हो? जी हाँ, इसको चलाइए, जितनी भी हीट रिलीज होगी पता कीजिए, फिर इसको भी चलाइए, जितनी भी हीट रिलीज होगी पता कीजिए। जिसके जलने पर ज्यादा हीट रिलीज हुई मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा थी, कम स्टेबल था वो। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा कितनी हीट रिलीज हुई? इसके बहुत सारे मेथड है, आपके लेवल पर एटलीस्ट एक आप जानते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्लियर? उससे आप पता लगा लेंगे कि कितनी हीट रिलीज हुई है। तो टेक्निकली जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हो ना, तो उसमें जलते कौन है? कार्बन्स। क्या जलते हैं? कार्बन्स। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उसकी HOC उतनी ही ज्यादा होगी। मोर विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर विल बी द HOC। सिंपल सी बात है भाई। एक बात बताइए, आप 1 लीटर पेट्रोल को जलाएं और 2 लीटर पेट्रोल को जलाएं, आप बताइए किस में ज्यादा हीट रिलीज होगी? 2 लीटर पेट्रोल में। और आपका पेट्रोल एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। तो इसमें कार्बन की संख्या क्या रहेगी? ज्यादा, और इसमें कार्बन की संख्या क्या रहेगी? कम। तो कार्बन चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ही ज्यादा हीट आपकी क्या होगी? रिलीज होगी। तो अगला पॉइंट लिखिए, HOC फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये थ्योरेटिकली पता लगा हमने बहुत सारे जब HOC पता किया। तो
HOC first of all depends upon number of carbon atoms. HOC first of all depends upon number of carbon atoms. किस पर डिपेंड करता है? कार्बन एटम की संख्या पर। यानी कि सबसे पहले आप कार्बन एटम की संख्या देखेंगे, उसी के बाद ही आप आगे कुछ बातें कर पाएंगे। आइए समझते हैं किस प्रकार की बातें यहां पर हो सकती है। अगर आपको कभी भी HOC कंपेयर करना है तो HOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1। आप ये चेक करेंगे, नंबर 1 आपका रहेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने ज्यादा कार्बन एटम्स रहेंगे हीट ऑफ कंबसन उतनी ज्यादा रहेगी। क्लियर? वैसे मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत कुछ बता देता है। जैसे कई बार हम इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं, आपने देखा होगा आई इफेक्ट, क्या लिख देते हैं? आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आप पता है ये एक मैथमेटिकल रिलेशन दे रहे हो आप, ये मूर्ख लोग करते हैं ऐसी बातें। जी हाँ, जिनका साइंस का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, ऐसा लगता है कि कभी आर्ट्स के स्टूडेंट रहे होंगे वो, या कॉमर्स के फिर पढ़ाना शुरू कर दिया अचानक से। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि डिस्टेंस को डबल करने पर इंडक्टिव इफेक्ट हाफ हो जाएगा, ये कह रहे हो आप इसके मतलब। तो अगर स्टेटमेंट में भी आ जाए ना कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। कारण इंडक्टिव इफेक्ट तो ले देकर दो कार्बन तक ही काम करता है, और आपके हिसाब से तो फिर बहुत बढ़िया हो गया ये। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है, समझाने के लिए ठीक है, पर ये सही नहीं होता है दोस्त। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने लिखने के लिए लिख दिया है क्योंकि ऐसा ही आपकी आदत पड़ चुकी है, वरना ये सही नहीं है। इसका मतलब आप इतना सा है, HOC को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम आ जाए तो फिर आप क्या देखोगे? स्टेबिलिटी। फिर क्या देखोगे? स्टेबिलिटी। अगर मैं थ्योरेटिकली आपको यह बता दूं कि इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया, मतलब इसको बर्न करने पर हीट कम रिलीज हो रही हो। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो अगर हम थ्योरेटिकली स्टेबिलिटी जान लेते हैं तो हम इनडायरेक्टली HOC के डेटा पर बात कर रहे हैं। तो हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जहां पर मामला एक्सपेरिमेंटल डेटा पर फंस जाए, मतलब थ्योरेटिकल हम बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारे सामने, सभी के पेन डाउन रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये मॉलिक्यूल दिया गया है, ये मॉलिक्यूल हमारे सामने है नंबर 1। दूसरा अगर अपन बात करें, ये मॉलिक्यूल हमारे सामने दिया गया है नंबर 2। क्लियर? ये मॉलिक्यूल हमारे सामने दिया गया है नंबर 3, एंड वो हमसे कह रहा है कि कंपेयर कीजिए क्या? HOC, हीट ऑफ कंबसन। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? बताइए, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 6 कार्बन एटम्स आर देयर। क्लियर? बिल्कुल सही बात है। इधर आइए, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 5 कार्बन एटम्स आर देयर। क्लियर? यहां बताइए, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 4 कार्बन एटम्स। तो इस कंपाउंड को जलाओगे तो नो डाउट हीट ज्यादा रिलीज होगी। इसका मतलब अगर मुझसे HOC का ऑर्डर पूछे तो फर्स्ट में HOC सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। यही ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। एक हमारे सामने दिया गया है प्रोपेन, एक हमारे सामने दिया गया है ब्यूटेन, एक हमारे सामने दिया गया है पेंटेन, और पूछ रहा है कि कंपेयर कीजिए क्या? HOC, हीट ऑफ कंबसन। आप बताइए, इसको बर्न करने पर कितने कार्बन जलेंगे? 3। इसको बर्न करने पर कितने कार्बन जलेंगे? 4। इसको बर्न करने पर कितने कार्बन जलेंगे? 5। पक्का? जी हाँ। तो अगर अपन बात करें, HOC का डेटा बता सकते हो, सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर होते चल रहे हैं? चलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहेंगे, आपको छापने का मौका दिया जाएगा। अगला अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना, हो सकता है आज तक आपने शायद इस क्वेश्चन को ना देखा हो। ध्यान से देखना इसको। एल्केन्स में अगर अपन बात करना चाहें, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम क्या कर देते हैं? सेम। जैसे यहां पर आपके सामने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए बताइए? पक्का? तो ये हो गए नंबर 1, 5 कार्बन एटम। यहां पर अगर अपन बात करें, बताइए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5।
यहां पर आप बताइए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। नाउ वो हमसे पूछना चाहता है क्या कि HOC कंपेयर कीजिए। बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है ये, बहुत ही ऑथेंटिक, लेकिन आपको मिलेगा नहीं इधर उधर। एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है ये। क्लियर? तो यहां पर अगर हम कंपेयर करना चाहें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताइए कितने हैं? 5। पक्का? जी हाँ। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताइए कितने हैं? कितने हैं? 5। नेक्स्ट बताइए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? 5। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो क्या हो गए हैं? सेम। मतलब अब डेटा से बातें आएंगी, और डेटा से हमें पता चला कि एल्केन्स में जब कार्बन क्या होते हैं? सेम। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वैसे वैसे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम HOC की बात करना चाहें तो इसमें HOC सबसे ज्यादा किसका मिलेगा? फर्स्ट का। ब्रांचिंग जिसमें नहीं है, ब्रांचिंग जिसमें नहीं है, तो वो एल्केन आपकी रिलेटिवली कम स्टेबल पाई गई है। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने आएगा सेकेंड, और उसके बाद क्या आएगा? थर्ड। अब आप बोलोगे सर ये कहां से पता चला? ये सबसे पहले डेटा से आया है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। पहले डेटा आया, केमिस्ट्री ऐसा ही सब्जेक्ट है दोस्त। पहले डेटा आया, फिर हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप किया कि अच्छा एल्केन्स में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे एल्केन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैं आपके सामने कमेंट कर सकता हूं कि आपका जो नियोपेंटेन है वो आपके, अगर अपन बात करना चाहें, आइसोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल है, और आपका आइसोपेंटेन आपके नॉर्मल पेंटेन से ज्यादा स्टेबल है। ये HOC का डेटा बता रहा है। क्या बता रहा है? HOC का डेटा। तो यानी कि यहां से हमें एक पॉइंट पता चल गया। क्या पॉइंट पता चला है? यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स, अगर अपन बात करना चाहें, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेस विद ब्रांचिंग। ये टेक्निकल सही लैंग्वेज होनी चाहिए। बढ़ जाएगा आपका ब्रांचिंग के साथ। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल टू का साइन लगाता हूं तो मैथमेटिकल रिलेशन हो जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो, अगर आप पढ़कर गए ना तो दो ही कोड़े का सवाल हो गया जब आपके सामने आएगा, लेकिन पढ़कर नहीं गए हैं तो आज आपको कितने भी समझ में आ गया हो, पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए बार बार कहता हूं केमिस्ट्री के बारे में, इफ यू नो यू कैन आंसर, इफ यू डोंट नो डोंट इवन ट्राई। जल्दी से सुलटाएंगे। मैंने कल आप लोगों के साथ नीट का 2024 का दूसरा पेपर भी शेयर किया था। एक बार उसमें ऑर्गेनिक देखिए, और एक जो मेन हुआ था नीट 2024 जो सब जगह हुआ था, उसका ऑर्गेनिक देखिए, दिन रात का फर्क है। जो हर सेंटर पर मिला था उसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सीधे सीधे आंसर आ रहे थे। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो 3-3 4-4 रिएजेंट लिए हैं पेपर के अंदर, जिसमें मेसिटाइल इन्फॉर्मेशन पर गया है। उस क्वेश्चन को ढंग से देखना, पहले एलिमिनेशन करवाया है, फिर रेड और आयरन कॉपर ट्यूब के थ्रू पास करवाया है उसको, मतलब पूरा कवर किया है, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा ही नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन का अच्छा क्वेश्चन उठाया है, उसके आगे भी लसांजे टेस्ट पर भी बढ़िया क्वेश्चन फ्रेमिंग है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखें तो काफी अच्छा लेवल था उस पेपर का। और वो एन की वैल्यू भी पूछी, एरोमेटिसिटी को एकदम अलग लेवल पर ले जाकर, वैल्यू ऑफ एन इज एकदम। आज तक आप देख लो पीवाईक्यू में कहीं नहीं पूछा है, तो आप नए क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। इसलिए मैं आपको हर बार पेपर में नए क्वेश्चन दे रहा हूं। कुछ आके कह भी रहे हैं कि सर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो स्कोर कम हो जाता है, तो ठीक है अगली बार सारे मॉड्यूल से दे दूंगा। यहां पर ये क्वेश्चन दिया है कितना, 3 4 5, अगले पेपर में क्या दे दूंगा, 4 5 6, सबका सही। लेकिन आप समझ नहीं रहे, मुफ्त में बांट रहा हूं ये नंबर, ऐसे मिलेंगे हमें लेकिन फाइनल पेपर में, उससे पहले तो कमियां निकालनी है सारी।
आगे बढ़ सकता हूं? तो ये पॉइंट हमें याद रहेगा। मैं बता देता हूं, ये पॉइंट मैं पूछूंगा कब? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स में। एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और साथ में उनके एचओसी कंपेयर करवाऊंगा डेटा के साथ। तो बॉइलिंग पॉइंट आगे बताऊंगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कंपेयर करना है क्या? हीट ऑफ कंबसन। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल हमारे सामने ये है, एक मॉलिक्यूल हमारे सामने ये है, और हमसे कंपेयर करवा रहा है दोनों का हीट ऑफ कंबसन। आप बता सकते हैं दोनों में से हीट ऑफ कंबसन किसका ज्यादा किसका कम रहेगा। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें? 6। इसमें भी बताइए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6। पक्का? जी हाँ, ये हमारे सामने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो गए हैं? सेम। अब जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तो थ्योरेटिकली आप स्टेबिलिटी से बता सकते हो। आप जानते हैं इसमें दोनों पाई बॉन्ड किसमें है? कॉन्जुगेशन में। तो हम थ्योरेटिकली क्या इनका स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं? क्या हम इनका स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड में इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन। अब बच्चा बोलता है सर इसमें आप हाइपर क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि आंसर पहले रेजोनेंस कर चुका है। अगर रेजोनेंस से डिसीजन नहीं होता तो मैं हाइपर देखता हूं, पहले आर फिर एच और फिर आई देखा जाता है। तो इनकी स्टेबिलिटी में पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप एचओसी पहले ही जानते हो। क्या एचओसी किसकी ज्यादा है? सेकेंड की, एज कंपेयर टू फर्स्ट। रियलिटी ये है, पहले ये आया फिर वो आया। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, पहले ये आया फिर वो आया। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर अपन चलना चाहे तो हमारे सामने एक एल्किन ये दी गई है, दूसरी एल्किन अगर अपन बात करना चाहें ये दी गई है, तीसरी एल्किन की अगर अपन बात करें तो हमारे सामने ये दी गई है, और चौथी एल्किन की अगर अपन बात करना चाहें तो ये दी गई है। अब आप चेक करिए नंबर ऑफ कार्बन एटम सभी में क्या है? सेम। बताइए कितने कार्बन एटम्स हैं? 4। 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 अब इनका स्टेबिलिटी अगर अपन देखें तो सबसे पहले एचओसी से आया। अब अपन स्टेबिलिटी पहले से ही जानते हैं तो अपन एचओसी बता सकते हैं। हमने थ्योरेटिकली पहले स्टेबिलिटी कंपेयर कर रखा है। जी हाँ। आप बताइए सब में किसी में भी रेजोनेंस है? चारों में से किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? नहीं है। देन गो फॉर हाइपरकॉन्जुगेशन। हाउ मेनी CH bonds are in hyperconjugation? You will say 2 CH bonds are in hyperconju. How many CH bonds are in hyperconjugation? You will say 6 CH bonds are in hyperconju. How many CH bonds are in hyperconjugation? Again 6 CH bonds are in hyperconju. इसमें भी आप फिर से कहेंगे 6 CH bonds are in hyperconjugation. तो ये तो पता चल चुका है। सबसे कम स्टेबल कौन सा है बताइए स्टेबिलिटी में? 4th। क्लियर? आप फिर ये जानते हैं इन दोनों में भी आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, सिस वर्सेस ट्रांस। विच वन इज मोर स्टेबल? ओपन चेन में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, ओपन चेन में। क्लियर? तो यहां पर आपका स्टेबिलिटी यानी कि थर्ड से ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? सेकेंड। थर्ड से ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? सेकेंड। और सेकेंड से भी ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? फर्स्ट। सही बात है कि नहीं है? तो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था। अगर अब एचओसी का डेटा हमें देना पड़े तो इसको उल्टा कर दो। सबसे ज्यादा एचओसी 4th, उसके बाद 3rd, उसके बाद 2nd और सबसे कम एचओसी 1st। आप समझिए पहले कौन आया? पहले ऊपर वाला आया कि नीचे वाला? पहले ये आया फिर ऊपर वाला आता है। उल्टा चलते हैं हम लोग, थ्योरेटिकली कंपेयर करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें, सभी लोग इधर ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। मान लीजिए अगर अपन बात करें एक एल्कीन हमारे सामने ये गिवन है, बताइए डबल बॉन्ड कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? सिस। एक एल्कीन हमारे सामने ये गिवन है, बताइए डबल बॉन्ड कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर गिवन है? ट्रांस। तो मैंने बोला था 8 की रिंग में आपका एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड बन तो जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां पर अगर अपन बात करें स्टेबिलिटी की, किसकी बातें करें? स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो इसमें सिस ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। और अगर ऐसा है तो एचओसी बताओ फिर किसकी ज्यादा होगी? सेकंड की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। सही बात है कि नहीं है?
यहां पर आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बताइए, सिस। और यहां पर आपका डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ट्रांस। याद है ना, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड 8 से 11 तक सिस में ज्यादा स्टेबल होता है, 12 और 12 के बाद ट्रांस में। तो पहले ये आया, पहले ये आया, तब हमें स्टेबिलिटी मालूम चली। क्लियर? फिर हमने एक्सप्लेनेशन बताई कि अच्छा इसमें स्ट्रेन आ गया है, वो सब बाद में है, पहले क्या आता है, डेटा। तो आप उल्टा चल रहे हैं, बल्कि हमें एचओसी दे तो हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं, पर हम स्टेबिलिटी से क्या बताते हैं, एचओसी। मतलब हम पहले से ही थ्योरेटिकली उनकी स्टेबिलिटी जानते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, सेम। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने एक मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से दिया गया है, नंबर 1, और एक मॉलिक्यूल हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, नंबर 2। बताइए किसका एचओसी ज्यादा रहेगा, किसका एचओसी ज्यादा है, फर्स्ट का या सेकंड का, फर्स्ट का या सेकंड का, फर्स्ट का। बिल्कुल सही, अभी आप नींद में नहीं है। तो अगर हमसे एचओसी की बात करें तो फर्स्ट का एचओसी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड। लेकिन कुछ लोग अंदर अंदर सोच रहे हैं ये क्या कर दिया सर आपने सुबह सुबह, ये तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, ट्रांस, और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, सिस। तो ये अनस्टेबल होता है, इसका एचओसी ज्यादा होना चाहिए। कितने कार्बन एटम्स है इसमें, 5, जो कि प्राइमरी आप भूल चुके हो। और इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 4। एचओसी सबसे पहले डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर। तो आप गलती से भी ऐसी भूल ना कर दे, वरना आपको साफ कर देगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ूंगा। अब आपको सेम टॉपिक पर क्वेश्चंस मिलेंगे अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर, जो ना आपकी एलपी में होंगे ना आपके मॉड्यूल में होंगे। हाँ थोड़े से अच्छे हो सकते हैं, हाँ होममेड होंगे। एरोमेटिसिटी पर भी मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किए। एक भी क्वेश्चन आप नहीं कह सकते कि कॉमन है आपकी नोटबुक से। एक ही क्वेश्चन को बार बार करने का कोई मतलब नहीं है। रिंग वाले भी देखो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, हमें क्लैरिटी लानी है। अगर आपका टीचर इस बात से डरने लगा कि अगर बच्चे से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या सोचेगा, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी रेंज 450 वाली है फिर दोस्त, उससे ऊपर नहीं बढ़ोगे। बहुत आसान होता है 200 नंबर वालों को 450 पर लाना, 500 पर लाना। बहुत मुश्किल होता है 550 वाले को 600 पार करवाना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीजें वो जानता है, और वो नहीं जानता है फिर वो अच्छे लेवल की चीजें। अगर वो चीजें हम डिस्कस करेंगे तो 200 वाला अनकंफर्टेबल होने लगेगा क्लास में कि मेरी रेंज से बाहर जा रहा है तू, और 200 वाले को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस रेंज में रह के तो सिलेक्शन नहीं आ रहा दोस्त। सुटा दिया, चलिए कोई बात नहीं। ये सिंसियर स्टूडेंट है, अलार्म से पहले उठे, सीधा सेकंड क्लास में आने वाले थे, लेकिन अलार्म सेकंड की पहुंचे हैं पहली क्लास में। ये सिंसियरिटी है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, इसी में छापते रहो, कलर नहीं मिल रहे होंगे तुम्हें येलो और व्हाइट, कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ना अपने को। तो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए अपने साथ, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के थ्रू मैं आपको काफी चीजें बताना चाहता हूं। डायरेक्टली पूछे ना पूछे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे काम का है। एक हमारे सामने दिया गया है साइक्लोप्रोपेन, एक हमारे सामने दिया गया है साइक्लोब्यूटेन, एक दिया गया है हमारे सामने साइक्लोपेंटेन, और एक दिया गया है साइक्लोहेक्सेन। आप बताइए कौन से मॉलिक्यूल में रिंग प्लेनर है, कौन से मॉलिक्यूल के अंदर रिंग प्लेनर है, कौन से मॉलिक्यूल के रिंग प्लेनर है। राक्षस पहले वाले की कंफर्मेशन में बताया था कि इसके तीनों एटम एक ही प्लेन में आते हैं। मैथमेटिक्स का बहुत ही सिंपल पॉइंट, 3 पॉइंट्स ऑलवेज लाई इन ए सिंगल प्लेन। एकदम ऐसा लगता है तुम भी कॉमर्स वाले हो, एकदम किसी की मोटिवेशनल वीडियो देखी और पता चला चलो नीट क्रैक करने वाले हैं अपन। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें, यही एक ऐसा है जिसकी रिंग प्लेनर है, और यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कंफर्मेशन शो नहीं करता। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर, तो भाई साहब सब पे टिक मार दो तुम। मैंने अभी भी नहीं कहा ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। कैसे हो सकता है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? sp3। कैसे हो सकता है sp3 वाला मॉलिक्यूल प्लेनर? उसके सारे बॉन्ड एक प्लेन में आते ही नहीं है। रिंग प्लेनर बोला है, फिर तुमने मॉलिक्यूल को प्लेनर मान लिया है।
मॉलिक्यूल प्लेनर कभी नहीं होगा अगर उसका एक भी एटम कैसा हो गया है, sp3, क्योंकि टेट्रावैलेंसी हो जाएगी, आप जानते हैं सेम प्लेन में नहीं आ सकती। और आप सब में बोल दोगे सर ये प्लेनर तो दिख रहा है, अबे दिखाया गया है, ये कंफर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन की, और हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और ये ऑप्शन में भी था जब 2016 का वो क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज को प्लेनर, तो उसमें ऑप्शन में रखा था, उसने पता था आते तो यही सुलटेंगे, प्लेनर देख करके जैसा बनाया गया है वैसा ही होगा। फिर तो हम मीथेन को भी ऐसा बना कर देते हैं, तो आप तो इसको प्लेनर मान लोगे कि मीथेन भी क्या है, प्लेनर। सारे बॉन्ड तो एक ही प्लेन में बना दिए सर आपने, इट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। आइए हम वापस आते हैं, हमें कंपेयर करना है इनका HOC, हीट ऑफ कंबसन। आप बताइए सबसे ज्यादा HOC किसका आएगा, सबसे ज्यादा HOC फोर्थ। इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात, ज्यादा गलत ही होगा। फिर उसके बाद थर्ड का, उसके बाद एंड ये करेक्ट आंसर है। इसमें कितने कार्बन है, 3। इसमें कितने कार्बन है, 4। इसमें कितने कार्बन है, 5। इसमें कितने कार्बन है, 6। क्लियर। चलिए अब मैं आता हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर पर। किस पर आता हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर पर। अगर अपन बात करना चाहें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे पता करेंगे, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद फर्स्ट। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये सेम कैसे आ सकता है, जिसका HOC ज्यादा है उसी का स्टेबिलिटी भी ज्यादा, ये कैसे हो सकता है। आइए हम कुछ बातें इधर करते हैं। मैं एज ए सेल्स पर्सन काम करता हूं, आप जानते हैं कई बार आप कुछ चीजें खरीदने जाते हैं तो हर शॉप के ऊपर एक सेल्स पर्सन होता है, आप देखते हैं अच्छे वाले नहीं रखते हैं। जैसे आप बड़े स्टोर पर जाओगे, एप्पल जैसे स्टोर पर जाओगे, या गाड़ी खरीदने के लिए आप जैगवार, मर्सिडीज, BMW यहां जाओगे ना, वो नहीं होते हैं। रीजन बीइंग हाँ मैं मानता हूं आपने मुझे इज्जत दी कि चलो आप भी सर जो गाड़ी चलाते हो ठीक ठाक कंपनी के अपना हम ले सकते हो, लेकिन इतनी ठीक नहीं है। आइए हम बात करते हैं, कई बार आप लोग ऐसी इज्जत देते हैं जो हमें डाइजेस्ट, जैसे हमसे बार बार पूछा जा रहा था क्या सर रीनीट होगा, आपको लगता है ये जवाब का मतलब सवाल का जवाब मेरे पास है, या किसी भी टीचर के पास है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है, उन जज से ना पूछकर मुझसे पूछा जा रहा है। बहुत बच्चों ने पूछा, मैंने कहा धन्यवाद पर माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता। ऑनेस्टली तो यही रिप्लाई दिया जा सकता है। अब हवाबाजी में तो हूं नहीं, आके पहले कह दे कि देखो ये हो गया है वो हो गया। बहुत सारे सर लोगों ने कहा भी बच्चों हम आपके साथ हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई मामला लीगल है तो है, कुछ नहीं कर सकते हम। इनफैक्ट हम तो वो भी नहीं है जो जाके कुछ कर सके, अपने नाम पर तो केस भी नहीं कर सकते हम कि आप कौन, निकलिए यहां से। सारी पिटीशन डलेंगी तो स्टूडेंट के नाम, स्टूडेंट करते हैं। आपने देखा शुरुआत में बहुत माहौल बना, फिर सारे साइलेंट हो गए। तो गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको साइलेंट करवा सकती है। क्लियर। ऐसे हमसे पूछते हैं कि सर क्या लगता है नीट 2025 का लेवल कैसा रहेगा, क्या लगता है पेपर में बनाऊंगा, या फिर लगता है एनटी वाले मुझसे पूछेंगे कि कैसा पेपर होना चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर मैं जवाब दे रहा हूं इस सवाल का, ठीक है बच्चे ने आपको इस लायक समझा, अच्छी बात है, लेकिन आपको हवा में नहीं जाना है, आपको अपनी औकात नहीं बोलनी है। मास्टर दनादन अपना ज्ञान दे देता है। मैं तो बोलता हूं मुझे भी नहीं पता चलता, एक्चुअली मेरे से पहले तो तुझे पता चल जाएगा जब पेपर तेरे हाथ में आएगा। मैं तो बाद में चिल्ला रहा हूंगा कि देखो ये आ गया वो आ गया, तुझे मेरे से पहले पता चलेगा। क्लियर। इसी प्रकार से तो अगर कोई कस्टमर जो मैंने ब्रांड आपको बताई है ना उसमें जाएगा ना, तो वहां पर सेल्स पर्सन उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उतना आईक्यू लेवल है, इतने पैसे है तो पैसे कमाए होंगे, चाहे 2 नंबर से कमाए, लेकिन भेजा तो है ना उसके पास, बिना भेजे के तो वैसे भी नहीं कमाए जा सकते। तो वहां पर कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो पहले रिसर्च करके जाता है कि मुझे ये वाला मॉडल या ये वाली कार परचेज करनी है, आप उसको बहकाना नहीं सकते। लेकिन जितने छोटे स्टोर पर आप जाओगे ना, छोटा हल्का मोबाइल खरीदने जाओ, देखो 2-2 3-3 होंगे, आप जाओगे भैया ये वाला मॉडल दिखाना, बोलेगा अरे भैया ये क्या, देख तो नया ये आया मार्केट में, आजकल तो ये वाला ट्रेंडिंग है, इसमें ये फीचर है वो फीचर है, आपको 2 मिनट में चेंज कर देगा। क्लियर। आप 1.5 घंटा यूट्यूब पर बिता के गए थे,
रिव्यू देख कर गए थे, वहां जाकर उसने क्या कर दिया, चेंज। ऐसे ही आइए मैं भी थोड़ा सा वैसे बनने की कोशिश करता हूं। वैसे आजकल टीचर और सेल्स पर्सन में कोई खास फर्क नहीं रह गया है कि एक बाइक ए है, एक बाइक बी है। अब इंडियंस की आप जानते हैं मेंटेलिटी क्या होती है, माइलेज। एक तो दिखा अच्छे और एक माइलेज अच्छा हो। क्लियर? बाइक एक्सीडेंट पर पति सारी खत्म हो जाए, कार ही ना मिले, या बाइक की लेकिन दिखनी अच्छी चाहिए, ये कह सके लोग कि अच्छी दिखती थी बस। तो यहां पर ए और बी दो है। कस्टमर गया है जिसकी प्रायोरिटी है माइलेज, कि अच्छी माइलेज वाली मुझे बाइक या कार चाहिए, तो वो ए सोच कर गया था कि ए वाली परचेज करेंगे। कस्टमर कह रहा है, जो सेल्स पर्सन है वो क्या ले रहे हो सर, 1 लीटर पेट्रोल डालोगे ना इसमें, 1 लीटर डालोगे ना ये 50 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, इसमें सर आप 2 लीटर डालो और 80 किलोमीटर चलेगी सर ये। अब उसका ध्यान कहां खींचा जा रहा है, 80 पर। टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। जब कस्टमर लौट के आएगा भैया ये तो उतनी नहीं चलती, तो भैया मैंने बोला था ना 2 लीटर डालना पड़ेगा, ये 1 लीटर में चलती है। तो क्या ये इन दोनों का माइलेज का ट्रू कंपैरिजन है? नहीं है, नहीं कर सकते आप कंपेयर। आप जानते हैं इसमें फ्यूल ज्यादा है तो ये ज्यादा चल रही है, लेकिन इसमें फ्यूल आपने क्या डाला है, कम, तो ये कम चल रहा है। अगर आपको ट्रू एनालिसिस करना है तो फिर इसका पर लीटर पता कीजिए। ये पर लीटर कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर, और ये 50। इसकी माइलेज अभी भी बेटर है। तो हम यही कर रहे हैं कि सर आपने इसी का ही तो क्या लिखा, एचओसी ज्यादा, और इसी का ही आपने क्या लिख दिया, स्टेबिलिटी ज्यादा। बिकॉज आप जिनमें कंपेयर कर रहे हैं ना दोस्त, उसमें कार्बन एटम सेम नहीं। भाई इसका एचओसी ज्यादा आएगा ही आएगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन ज्यादा है, 6 कार्बन है तो एचओसी ज्यादा आएगा ही आएगा। और इसमें कितने कार्बन है, 3, तो इसका एचओसी डेफिनेटली कम आने वाला है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ट्रू कंपैरिजन नहीं हुआ। इफ यू वांट टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो आप बताओ कैसे कंपेयर करना चाहिए? टोटल एचओसी से करना चाहिए क्या? अगर अलग अलग कार्बन मॉलिक्यूल्स रखते हैं और उनका आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एचओसी, टोटल एचओसी, तो क्या ये ट्रू कंपैरिजन होगा? आप बोल रहे हो इसका एचओसी ज्यादा है, इसको कम स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन भाई इसमें कार्बन भी तो और इसमें कार्बन भी तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो टोटल एचओसी पर कार्बन बात करो। इसमें कितना भी फ्यूल डालो मुझे मतलब नहीं है, पर लीटर बात करो। इसमें भी कितना भी फ्यूल डालो मुझे मतलब पर लीटर बात करो। यानी कि एचओसी क्या बात कीजिए आप, पर कार्बन बात कीजिए, तब तो कंपैरिजन हो, वरना तो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब आपने पता किया ना एचओसी पर CS2 यूनिट, एचओसी पर CS2 यूनिट या पर कार्बन, तो सबसे ज्यादा आपका आया 3 मेंबर्ड रिंग का, उसके बाद किसका आया 4 मेंबर्ड रिंग का, उसके बाद किसका आया 5 मेंबर्ड रिंग का, और सबसे कम किसका आया 6 मेंबर्ड रिंग का। दिस इज द ट्रू एनालिसिस, एंड ये डेटा ही आपकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। ये जो आपकी रिंग की स्टेबिलिटी ऑर्डर आते हैं ना, वो इस डेटा से आए। हालांकि इससे पहले एक और केमिस्ट था जिसका नाम था बेयर्स, उसने अपना एक स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया था, बेयर्स एंगलस्टेन थ्योरी। उसने एंगलस्टेन के बेसिस पर आंसर दिया था और उसने बोला था कि सबसे ज्यादा स्टेबल 5 की रिंग है, बेयर्स ने बोला था। लेकिन बाद में उसकी बात डेटा से मैच नहीं हुई, तो उसने अपना वापस लेना पड़ा स्टेटमेंट कि नहीं, ये ट्रू स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं है, क्योंकि एचओसी में कुछ छुपता ही नहीं है। जो भी फैक्टर रहे हो, अल्टीमेटली जितनी भी एनर्जी थी बाहर आनी है उसके पास। तो आप जब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं ना, मैं आपसे बस ये समझाना चाहता हूं कि जो ये आप स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले से ही जानते हैं कि 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है किससे, 5 से, 5 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है किससे, 4 से, 4 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है किससे, 3 से। ये ऑर्डर आया कहां से है? ये आया है एचओसी पर कार्बन से। तो अगर आप ये ऑर्डर जानते हैं तो आप एचओसी पर कार्बन भी आसानी से बता सकते हैं कि जिसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम, तो उसका एचओसी पर कार्बन क्या रहा होगा, ज्यादा। तो ये मकसद है मेरा बताने का कि ये यहां से बताया गया है। क्लियर? तो आपको पहले तो स्टेबिलिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। 3 की रिंग सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है, उसके बाद 4 की, उसके बाद 5 की, और सबसे ज्यादा स्टेबल 6 की होती है। और ये आता कहां से है, एचओसी पर कार्बन से। क्लियर?
अब अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करना चाहें, बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है वो इसके बेसिस पर। मान लीजिए आपके सामने एक कंपाउंड ये दिया गया है, एक कंपाउंड की अगर अपन बात करना चाहें ये दिया गया है, एक कंपाउंड की अगर अपन बात करना चाहें ये दिया गया है, और एक कंपाउंड हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है और कह रहा है HOC कंपेयर कीजिए। क्या कंपेयर कीजिए? HOC। टोटल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टोटल। जब तक ना मेंशन करे तब तक आपको टोटल ही बतानी है। अब आप चेक कीजिए सभी में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? सेम। बताइए कितने कार्बन है इसमें? 6। बताइए कितने कार्बन है? 4। बताइए सॉरी 6। बताइए कितने कार्बन है? 6। बताइए कितने कार्बन है? 6। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए? सेम। लेकिन आप देखो इसमें कितने की रिंग है? 3 की। और आप जानते हैं 3 की रिंग में बैंगल स्टेन होता है, एंगल स्टेन, बताऊंगा मैं टाइम आने पर। इसमें कितने की रिंग है? 4 की। और इसमें कितने की रिंग है? 5 की। और उसमें कितने की है? 6 की। तो आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा रहने वाला है? 4th। तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सब में क्या हो गए? सेम। तो सबसे ज्यादा HOC किसकी मिलेगी? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद फोर्थ। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्या ये अब आपको बात समझ में आई? नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? सेम, पर 3 की रिंग सबसे कम स्टेबल होती है और 6 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आया कहां से होता है? HOC पर कार्बन से। ये हमें मालूम होना चाहिए। यह असर्शन रीजन में भी आ सकता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द साइक्लोएल्केन्स, बिल्कुल सही। दिस ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय HOC पर कार्बन, बिल्कुल सही। यही है रिजल्ट, यही है। बाद में जो भी एक्सप्लेनेशन आपके पास आ जाए, पहले एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आना बहुत ही जरूरी है। फिर हमसे पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम बोलेंगे 3 की रिंग में सबसे ज्यादा एंगल स्टेन है, फिर कितने में? 4 में, फिर 5 में, और सबसे कम एंगल स्टेन 6 की रिंग में। तो वो बाद में आएंगी सारी एक्सप्लेनेशन, पहले क्या होंगी? रिजल्ट। सुटा दिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दोस्त मैं आपको फिर से बता दूं, आप पूरी एनसीईआरटी को अगर सर्च करेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला ये टॉपिक। तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। HOC हमने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट रहेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इस पर कभी जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है और वो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। उसके बाद वैसा क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हुआ है, पर बहुत शानदार क्वेश्चन था उसका। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, ये ध्यान रहेगा ना, ये डेटा से ही आया है, क्योंकि जब तक डेटा नहीं होगा तो पर कार्बन हम बता ही नहीं सकते। तो ये एक प्रकार से डेटा बताया हमें कि ये डेटा है, तो फिर हम स्टेबिलिटी बहुत आसानी से बता पाएंगे। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं? HOH। HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लिखिए इसके अंदर the amount of heat released, the amount of heat released, the amount of heat released when 1 mole of a given compound, when 1 mole of a given compound is completely hydrogenated, when 1 mole of a given compound is completely hydrogenated, is completely hydrogenated, is completely hydrogenated। लेकिन सर आपको बताऊं, मुझे तो हाइड्रोजनेशन का मतलब ही नहीं पता है कि ये हाइड्रोजनेशन होता
क्या है। तो पहले तुम ये समझो कि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है। लिख दीजिए इसके सामने, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का जुड़ना, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in the presence of metal catalyst, process of addition of hydrogen in the presence of metal catalyst, in the presence of metal catalyst like pt pd और ni, like pt यानी कि प्लेटिनम, pd मतलब प्लेडियम और निकल, इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी पीडी और एनआई। इनकी प्रेजेंस में जब आप किसी पर हाइड्रोजन का एडिशन करते हो तो उस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजिनेशन। अगला पॉइंट लिखेंगे, हाइड्रोजिनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। 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 ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है दोस्त। आइए अब हम इस पर थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कहना क्या चाहता है। मान लीजिए हमारे सामने एक एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। जिनमें पाई बॉन्ड होता है उनका हाइड्रोजिनेशन किया जा सकता है। पहले तो आप ये समझिए, जिनमें भी पाई बॉन्ड होता है उनका हाइड्रोजिनेशन किया जा सकता है। आप बताइए इसमें कितना पाई बॉन्ड है? एक। तो इसको हाइड्रोजिनेट करने के लिए हाइड्रोजन का कितना मोल चाहिएगा? एक। अगर हम इस रिएक्शन को डायरेक्ट करवाते हैं दोस्त, क्या करवाते हैं? डायरेक्ट अगर हम करवाते हैं तो आपको यहां पर रिजल्ट मिलेगा नो रिएक्शन। डायरेक्ट अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर रिजल्ट मिलेगा नो रिएक्शन। बट जब आप इस रिएक्शन को करवाते हो या तो पीडी की प्रेजेंस में या पीटी की प्रेजेंस में या फिर एनआई की प्रेजेंस में, तो आपका यहां पर रिएक्शन हो जाएगा और जो एटम्स आपके पाई बॉन्ड बना रहे थे, अब वो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? गायब। और आपका हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन आपका इधर जुड़ जाएगा। यानी कि हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या हुआ? जो आपकी एल्कीन थी, क्या थी? एल्कीन थी, वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? एल्केन के अंदर। पर कहता है इस प्रोसेस के दौरान थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होता है? रिलीज। अब आप जानते हैं अगर मैंने प्रोडक्ट की साइड इसको लिखा है तो ये रिलीज होगा, अगर इसको रिएक्टेंट की साइड लिखा है तो ये आपको सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो ये जो हीट रिलीज हुई है ना इस प्रोसेस में, इसी का ही नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसी का ही नाम है क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब आप बोलोगे सर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए अगर अपन बात करना चाहें, ये बॉन्ड कैसा है? पाई। हाइड्रोजन में बॉन्ड कैसा है? यहां पर आप बताइए। रिएक्टेंट साइड देखें तो कैसा है? सिग्मा। तो रिएक्टेंट साइड एक पाई और एक सिग्मा हमने ब्रेक किया है। बताइए क्या प्रोडक्ट में अब कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड रहा? नहीं रहा। क्या प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड रहा? नहीं रहा। अगर हम देखें तो एक पाई और एक सिग्मा तोड़कर हमने दोनों ही कौन से बॉन्ड बनाए हैं? सिग्मा। और आप जानते हैं सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। तो वीक बॉन्ड तोड़कर जब आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी दोस्त रिलीज होती है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? जब भी कोई प्रोसेस आपको चेक करना हो कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, दिस इज एंटायरली एक्सपेरिमेंटल। जो बॉन्ड टूटे हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी और जो बॉन्ड बने हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस पता करो। क्लियर? जैसे यहां पर ये बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और ये बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर तोड़ने में एनर्जी कम लगी और फॉर्मेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन तोड़ने में ज्यादा लगी और रिलीज कम हुई तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। यानी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़कर वीक बॉन्ड बनाओगे तो एंडोथर्मिक होगा और वीक बॉन्ड तोड़कर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओगे तो एक्सोथर्मिक होगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए अब आप एक बार मुझे बताइए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, पीडी पीटी एनआई क्या है? यहां पर मेटल राक्षस, तो मुझे पता है किसका काम कर रहे हैं? कैटालिस्ट का। एग्रीड है आप? चलिए मैं आपसे थोड़ा सा चेक कर लूं आपकी केमिस्ट्री। यहां तो रिएक्शन नहीं हो रही है पर यहां पर रिएक्शन आपने करवा दी है। क्लियर? और आप खुद कह रहे हैं ये कैटालिस्ट है। क्या है?
कैटालिस्ट। जहां तक मैं कैटालिस्ट का नेचर जानता हूं, कैटालिस्ट नेवर स्टार्ट नेवर स्टॉप द केमिकल रिएक्शन। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो आपने तो कैटालिस्ट के आने पर रिएक्शन करवा दी, वहां तो आप लिख रहे हो नो रिएक्शन। यस, नो नो नो, आप जो कह रहे हैं सरफेस एरिया बढ़ गया, रिएक्शन का पाथ चेंज कर दिया, लो एक्टिवेशन एनर्जी से चला गया, वो मेरा जवाब है ही नहीं। वो सब इस बात की एक्सप्लेनेशन है कि रिएक्शन क्यों होने लगी। नो रिएक्शन का मतलब वास्तव में नो रिएक्शन, रिएक्शन वाज वेरी स्लो, इतना स्लो था कि आप रेट तक ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। आप जानते हैं ना, स्पीड इज अगेन ए रिलेटिव टर्म। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। आपसे पूछा जाए एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन, तो आप बोलोगे रस्टिंग ऑफ आयरन, कि कंप्लीटली रस्टिंग होने के लिए 10 साल भी लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं? अब आपके लिए तो बहुत स्लो है ये प्रोसेस, लेकिन एक सिविल इंजीनियर से पूछिए जिसने ब्रिज को डिजाइन किया है, अगर वो 10 साल में रस्टिंग खा के गिर गया तो उसके लिए तो प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ है, उसके लिए प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ है, क्योंकि उसकी लाइफ थी 50 साल और 10 साल में ही सुलट गया। जैसे हमारा हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, क्लियर, अगर ये 10 साल में गिर जाए तो सिविल इंजीनियर क्या कहेगा? रस्टिंग बहुत फास्ट हो गई। लेकिन हम तो क्या कह रहे हैं? रस्टिंग बहुत स्लो प्रोसेस है। सो इट इज द रिलेटिव। तो यहां पर जब आप नो रिएक्शन लिख रहे हो ना, मतलब रिएक्शन इतना स्लो हो रहा है कि हम उसका रेट ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। कैटालिस्ट के आने पर रिएक्शन का रेट बढ़ गया। रिएक्शन पहले भी थी, उसने शुरू नहीं किया रिएक्शन को, बस रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? क्योंकि बहुत जगह पर मैं नो रिएक्शन और कैटालिस्ट डालते रिएक्शन शुरू हो जाएगी, तो शुरू नहीं हो रही है, रेट बढ़ रहा है, रिएक्शन पहले भी थी। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे सामने प्रोसेस है। ये जो हीट रिलीज हुई इसका नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। 1 मिनट सर, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ही ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो आप अपने आप को लिमिट कर लेते हो, एल्किन्स की बातें करते रहते हो। अरे भाई, दूसरे बॉन्ड्स का भी हाइड्रोजनेशन होता है। जैसे आपके सामने कीटोन, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सबने इसका रिडक्शन पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्कोहल बनता है, तो हाइड्रोजनेशन ही तो होता है। तो यहां पर आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का भी हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, और इस प्रोसेस में भी आपको क्या रिलीज होगा? हीट। तो यहां पर भी हीट रिलीज होगा। तो ये जो हीट रिलीज हो रहा है, इसी का ही नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सबसे पहले ये क्लियर हुआ। अब हमें कंपेयर करना है, किसमें ज्यादा रिलीज होगा और किसमें कम। कंपेयर का मतलब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बतानी है, हमें रिलेटिव वैल्यू बतानी है। लेकिन आप पहले एक बार यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया है क्या? चलिए, आगे बढ़ सकता हूं। पहले हम इसमें तो कुछ थियोरेटिकल बातें कर लें, जिससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब तो सुलटा दिया होगा। चलिए, आइए कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं डेटा के साथ। किसके साथ? डेटा के साथ। क्या सर मुझे डेटा याद रखना चाहिए? जवाब है नो, जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझाना चाहता हूं यहां से। जब आप साइक्लोहेक्सिन का हाइड्रोजनेशन करते हो आइडेंटिकल कंडीशंस पर, मान लीजिए Na की प्रेजेंस में, तो आप जानते हैं यहां पर हाइड्रोजनेशन होगा तो आपका एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन उधर जुड़ेगा। यानी कि आपने कितने नए सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 2।
तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि आपने क्या तोड़ा है? एक पाई और एक सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड टूटा है आपका? पाई बॉन्ड टूटा है। और यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिग्मा, और बने दोनों सिग्मा है। तो नो डाउट यहां पर हीट रिलीज होती है दोस्त, और वो हीट होती है अप्रोक्सीमेटली 28.6, अगर अपन बात करना चाहें, किलो कैलोरी पर मोल। तो इसी को ही आप कह रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। डेफिनेटली यहां पर आपकी हीट रिलीज हुई है। चलिए, तो ये हमारे सामने प्रोसेस है। ये जो हीट रिलीज हुई इसका नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक मिनट सर, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ही ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो आप अपने आप को लिमिट कर लेते हो, एल्किन्स की बातें करते रहते हो। अरे भाई, दूसरे बॉन्ड्स का भी हाइड्रोजनेशन होता है। जैसे आपके सामने कीटोन, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सबने इसका रिडक्शन पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्कोहल बनता है, तो हाइड्रोजनेशन ही तो होता है। तो यहां पर आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का भी हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, और इस प्रोसेस में भी आपको क्या रिलीज होगा? हीट। तो यहां पर भी हीट रिलीज होगा। तो ये जो हीट रिलीज हो रहा है इसी का ही नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सबसे पहले ये क्लियर हुआ। अब हमें कंपेयर करना है किसमें ज्यादा रिलीज होगा और किसमें कम। कंपेयर का मतलब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बतानी है, हमें रिलेटिव वैल्यू बतानी है। लेकिन आप पहले एक बार यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सुटा दिया क्या? चलिए आगे बढ़ सकता हूं। पहले हम इसमें तो कुछ थ्योरेटिकल बातें कर लें जिससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब तो सुलटा दिया होगा। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन्स हम करते हैं डेटा के साथ। किसके साथ? डेटा के साथ। क्या सर मुझे डेटा याद रखना चाहिए? जवाब है नो, जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझाना चाहता हूं यहां से। जब आप साइक्लोहेक्सिन का हाइड्रोजनेशन करते हो आइडेंटिकल कंडीशंस पर, मान लीजिए एनआई की प्रेजेंस में, तो आप जानते हैं यहां पर हाइड्रोजनेशन होगा तो आपका एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन उधर जुड़ेगा। यानी कि आपने कितने नए सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 2। तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि आपने क्या तोड़ा है? एक पाई और एक सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड टूटा है आपका? पाई बॉन्ड टूटा है। और यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिग्मा, और बने दोनों सिग्मा है। तो नो डाउट यहां पर हीट रिलीज होती है दोस्त, और वो हीट होती है अप्रोक्सीमेटली 28.6, अगर अपन बात करना चाहें, किलो कैलोरी पर मोल। तो इसी को ही आप कह रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। डेफिनेटली यहां पर आपकी हीट रिलीज हुई है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे पास है साइक्लोहेक्साडाइईन। क्या है? साइक्लोहेक्साडाइईन, और मुझे इसका हाइड्रोजनेशन करना है। तो बताइए कितने मोल चाहिएंगे? 2 मोल। एक पाई बॉन्ड को सुलटाने के लिए 1 मोल, 2 पाई बॉन्ड को सुलटाने के लिए 2 मोल। तो यहां पर भी आपका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। आप बताइए, जब आपने एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन किया, जब आपने एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन किया, तो आपकी हीट कितनी रिलीज हुई? 28.6। आप अब इसमें कितने पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन कर रहे हो? 2 का। भाई आपने 2 सिग्मा बनाए तो इतनी रिलीज हुई। यहां पर आपने कितने सिग्मा बनाए हैं? 4 सिग्मा बनाए हैं। क्लियर? तो आप बताइए हीट कितनी रिलीज होनी चाहिए थी? ऊपर वाले से जस्ट डबल होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? तो होनी तो डबल चाहिए थी, लेकिन डबल होती नहीं है। जो हीट रिलीज हुई वो 55.4 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज हुई। 55.4 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसमें 2 बातें ऑब्जर्व करने वाली है। क्या सर डेटा इंपॉर्टेंट है? जवाब है नहीं है। क्या सर डेटा इंपॉर्टेंट है? तो मेरा जवाब है नहीं है। तो फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पहले मॉलिक्यूल में ज्यादा या दूसरे मॉलिक्यूल में ज्यादा?
दूसरे मॉलिक्यूल में डेफिनेटली, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन क्या है, कम रिलीज होगी। इसमें दो पाई बॉन्ड्स का हाइड्रोजनेशन क्या है, ज्यादा रिलीज होगी। तो आप देख लो डेटा भी यही कह रहा है, इसमें कम और इसमें, लेकिन वो अलग बात है कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो आप खुद समझिए, आपका मॉलिक्यूल अब स्टेबलाइज भी तो हो गया है। ये मॉलिक्यूल ऐसा था जिसमें रेजोनेंस है ही नहीं, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें रेजोनेंस, और आप तो खुद मानते हैं कि रेजोनेंस मॉलिक्यूल को क्या करता है, स्टेबलाइज। अगर कोई स्टेबल हो गया तो मतलब उसकी एनर्जी कम हुई कि ज्यादा हुई, कम हुई। आपकी गलती है कि आप ये सोच रहे थे कि इतना रिलीज होना चाहिए। यही तो हम थ्योरेटिकली केमिस्ट्री में जब सोचते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। मैंने सोचा कि आपकी पहली गलती है, केमिस्ट्री हिसाब सोचने पर नहीं चलेगा। हमने तो सोचा था जस्ट डबल होना चाहिए, लेकिन जस्ट डबल नहीं हुआ। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ, रेजोनेंस, और इस मॉलिक्यूल ने अपने आप को क्या किया, स्टेबलाइज। दोस्त इसी को ही हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अपना अगला टॉपिक यही होने वाला है। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल को थ्रू रेजोनेंस कितना स्टेबलाइजेशन मिला। क्लियर। और ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो आपने अगर अपन बात करना चाहे क्या की थी, एक्सपेक्ट, जो आपने क्या की थी, एक्सपेक्ट, माइनस अगर अपन बात करना चाहें HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो आपको क्या हुई, ऑब्जर्व, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट से आई। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, बताइए हमने कितनी एक्सपेक्ट कर ली थी, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुगनी रिलीज होनी चाहिए। आप समझिए मैं माइनस का साइन क्यों इस्तेमाल में ले रहा हूं, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, चलिए। और लेकिन रियल में रिलीज कितनी हुई आप बताइए, -55.4। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आप बताइए अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी आपके सामने, कितनी आएगी, -57.2। क्लियर। इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 55.4 हमारे सामने है। तो बताइए डिफरेंस कितने का आएगा, कितना आने वाला हमारे सामने। अगर अपन बात करें -1.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब इस बात को समझिए, अगर इस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी -1.8 किलो कैलोरी पर मोल है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को रेजोनेंस से इतना स्टेबलाइजेशन मिला है, इस मॉलिक्यूल को रेजोनेंस से इतना स्टेबलाइजेशन मिला है। दैट्स व्हाई रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। आगे चलकर आप कंफ्यूज होंगे रेजोनेंस एनर्जी से। समझिए ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये वो है जो बताता है कि मॉलिक्यूल को रेजोनेंस के थ्रू कितना स्टेबलाइजेशन मिला है। अगर किसी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो रेजोनेंस से उसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा या कम, ज्यादा। ये बता रहा है कि इतना एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है किसने, रेजोनेंस। तो ये इनडायरेक्टली स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस का इंडिकेशन होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन क्या है, ज्यादा है, तो आप समझिए उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा मिलेगी। अगर किसी में स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस कम है तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी कम मिलेगी। आप ये सोच सकते हो कि इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल की कम हो गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कितनी रिलीज होनी चाहिए, इतनी, लेकिन इतनी रिलीज हुई नहीं। क्यों? क्योंकि अब अगर आप इन दोनों पाई बॉन्ड्स में से सोचो ना कि विच पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल, तो ये पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, ये लोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड है, और ये डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, मतलब दे आर लो इन एनर्जी, इसलिए एनर्जी भी कम रिलीज हुई है यहां पर। और वो पाई बॉन्ड क्या था आपका, अनस्टेबल। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि रेजोनेंस एनर्जी वो नहीं है जो मॉलिक्यूल के पास है। आपने को लगता है सर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए ना, ये वो एनर्जी नहीं है, ये वो एनर्जी है जो ड्यूरिंग रेजोनेंस मॉलिक्यूल कम कर देता है, यानी कि टोटल में से जितनी घट गई रेजोनेंस की वजह से, वो है आपका रेजोनेंस एनर्जी। किसी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, मतलब उस मॉलिक्यूल को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिल रहा है, डीलोकेलाइजेशन से स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिल रहा है। जैसे यहां पर डीलोकेलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, और देखो डीलोकेलाइजेशन से मॉलिक्यूल की एनर्जी
कम हो गई, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है इसको। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस डेटा से हमने क्या सीखा? क्या हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा? नहीं। फिजिकल में पूछ ले तो पता नहीं, ऑर्गेनिक में तो नहीं पूछेगा। हमें यह पता चला कि एक पाई बॉन्ड के बजाय दो पाई बॉन्ड का अगर आप रेजोनेंस सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो यहां हीट क्या मिलेगी? ज्यादा, वहां क्या मिलेगी? कम। माना जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, लेकिन एक से तो ज्यादा ही मिलेगी। यानी कि आपका HOH डिपेंड करता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम हो जाए तो फिर हम आगे चेक करेंगे, क्योंकि हमें तो थ्योरेटिकल आंसर देना है। पहले नोट कीजिए। क्या रेजोनेंस एनर्जी की बातें एनसीईआरटी ने की है? रेजोनेंस में की है। जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी +1 की तो थ्योरी में सारी बातें लिख गया है वो। बॉन्ड लेंथ भी थ्योरी में ही समझा गया है कि नाइट्रोमीथेन ऑल नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ। बेंजीन में समझा दिया कि बेंजीन में रेजोनेंस है, अलग अलग बॉन्ड होने चाहिए थे, नहीं एक ही बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड हैं। तो वो थ्योरी में बहुत सारी बातें सुलटाता है। उसका कहने का मतलब है कि ये बात समझा दे, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुलटा दिया है क्या? हमें इस डेटा को याद नहीं रखना है, डेटा से काम चल गया है कि एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करवाओगे कम एनर्जी रिलीज होगी, दो पाई बॉन्ड्स का हाइड्रोजनेशन करवाओगे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये कहना चाहता है बस। तो इस पॉइंट को आप नोट लगाकर एक बार लिख दे। HOH डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये कहना चाहता है। HOH डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। HOH that is heat of hydrogenation depends upon number of pi bonds। क्या ये बात सही है? जी हाँ। आगे बढ़ सकते हैं। अगर सर मान लो पाई बॉन्ड सेम आ गए तो फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे? आइए, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन कई जगह पर कि बताइए कितनी एल्किन्स का हाइड्रोजनेशन करवाएं तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाए। जैसे अगर मुझे क्या चाहिए? एन ब्यूटेन चाहिए। क्या चाहिए? आप बता सकते हो कितनी डिफरेंट एल्कीन्स मुझे हाइड्रोजनेशन करने पर एन ब्यूटेन दे सकती है। अब आपको क्लियर है, हाइड्रोजनेशन में केवल और केवल क्या गायब होता है? पाई बॉन्ड। तो जैसा आपको प्रोडक्ट में कार्बन चेन चाहिए वैसा ही आपका रिएक्टेंट में होना। आपके बताइए प्रोडक्ट में पीसीसी में कितने कार्बन है? तो सेम टू सेम वहां पर भी 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन आनी चाहिए, क्योंकि यहां से वहां जाने पर केवल पाई बॉन्ड गायब होगा। आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आपके सामने, ध्यान से सुनते हुए जाइए दोस्त, अगर आपके सामने एक ये एल्कीन दी हुई है, बताइए क्या इसके हाइड्रोजनेशन का प्रोडक्ट वही होगा? कुछ ना कुछ हीट यहां पर भी आप जानते हैं रिलीज होगी। मैं डेल्टा H1 बोल दूं? जी हाँ। फिर अगर अपन बात करना चाहें, अगर हमारे सामने ये एल्कीन है, आप बताइए इसका नाम क्या रहेगा? ये हमारे सामने है सिस ब्यूट 2ईन। पक्का? अगर मैंने इसका भी हाइड्रोजनेशन करवाया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? गायब। और आपका प्रोडक्ट वही बनेगा जो ऊपर वाले में है। अब सिस ट्रांस का कोई मतलब, क्योंकि डबल बॉन्ड तो रहा ही नहीं प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर? तो इसमें भी कुछ ना कुछ हीट रिलीज हो जाएगी। मतलब इन दोनों रिएक्टेंट्स का हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट क्या है? सेम। आइए, अगर मान लीजिए मैं सिस की बजाय क्या करवाता? ट्रांस। क्लियर? तो ये हमारे सामने रहने वाला है ट्रांस ब्यूट 2ईन। पक्का? अगर मैंने इसका हाइड्रोजनेशन करवाया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni,
पक्का? अगर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Na, मैंने इसका हाइड्रोजनेशन करवाया, तो आप बताइए फिर से प्रोडक्ट क्या बनेगा? N ब्यूटेन। मतलब ये सभी एल्कीन्स हाइड्रोजनेशन के ऊपर सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट दे रही हैं? सेम प्रोडक्ट। क्लियर? तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी एल्कीन्स कैन गिव द गिवन एल्केन ऑन हाइड्रोजनेशन? तो आपको क्या सोचना है? जो भी एल्केन दी है, मान लीजिए ये आपके सामने क्या दे दी है, कोई एल्केन, तो आप सोचो ये एल्केन कब कब हाइड्रोजनेशन पर मिलेगी? जब आप इस वाली एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवाओगे। या फिर आपका डबल बॉन्ड यहां लगाने की जरूरत, फिर कहां लगा सकते हो? यहां पर। अब यहां पर लगाओगे तो दो बनेंगी, एक सिस और एक जीआई। नहीं बोलना है क्योंकि जीआई दो अलग अलग होते हैं। फिर आपको यहां लगाने की जरूरत ऐसे। तो जो एल्केन है उसमें चेक करो कहां कहां पाई बॉन्ड प्लेस किए जा सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, लेकिन सर हम ये तो नहीं पढ़ रहे थे। बात तो आपकी भी सही है, हम तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना चाहते थे। दोस्तों, क्या आप पहले से ही इनका रिलेटिव स्टेबिलिटी जानते हैं? कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, उसमें 2 अल्फा एच, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो आइए, आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, तो मैं इस तरीके की बातें कर सकता हूं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहां पर मैं बना सकता हूं। आप बताइए तीनों रिएक्शंस का एंड प्रोडक्ट क्या है? सेम। इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? आप बताइए। इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी पहले की। आप बताइए ये और ये सेम है कि अलग है? अरे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखा है। तो जब आप इसका क्या करोगे? हाइड्रोजनेशन, तो रिएक्शन होने पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट आपका क्या बनकर आएगा इसके अंदर? ए, इधर ध्यान दे, प्रोडक्ट आपका क्या बनकर आएगा? एन ब्यूटेन। सही बात है कि नहीं है? तो यहां से यहां आने पर कुछ ना कुछ इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज। इसका मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ज्यादा और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या मान लेते हैं? डेल्टा एच। फिर बताइए, अगर अपन बात करें सिस और ट्रांस में से किसका एनर्जी ज्यादा मिलेगा? सिस। इससे तो कम मिलेगा। तो ये एनर्जी लिखी हुई है यहां पर, क्या लिखी हुई है? एनर्जी। नीचे आने पर घटेगी, ऊपर जाने पर बढ़ेगी। इसका भी हाइड्रोजनेशन करवाइए। जब आप इसका भी हाइड्रोजनेशन करवाओगे, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट और डिफरेंट? सेम प्रोडक्ट। तो ये भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा? रिलीज। इसको यहां तक पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, दैट इज डेल्टा H2। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अगर हम बात करना चाहें इसका, तो ट्रांस तो इन सब में ज्यादा स्टेबल होता है। अगर स्टेबल ज्यादा है तो एनर्जी कम। लेकिन इसका भी हाइड्रोजनेशन का प्रोडक्ट सेम है कि अलग है? सेम। तो इसको भी नीचे तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और वो क्या रहेगी? डेल्टा H3। आप बताइए मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम इनको कंपेयर करें, मैग्नीट्यूड वाइज, तो बताइए सबसे ज्यादा हीट किस में रिलीज होगी? किस में? यानी कि अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो डेल्टा H1 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? ज्यादा। किससे? आपके डेल्टा H2 से। और डेल्टा H2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा किससे? डेल्टा H3 से। तो हमें मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करना होता है, साइन तो ये बताता है कि रिलीज हुआ है या ऑब्जॉर्व हुआ है, बस। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका आया। मतलब जब पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं? सेम। जब पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं? सेम, तो आप स्टेबिलिटी से बातें कर सकते हैं। जो एल्कीन आपकी कम स्टेबल है वो ज्यादा हीट रिलीज करेगी, और जो एल्कीन आपकी ज्यादा स्टेबल है उस प्रोसेस में हाइड्रोजनेशन में हीट क्या रिलीज होगी? कम। क्या ये पॉइंट आपको चमका कि नहीं चमका? तो ये तब बातें करोगे जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या होंगे? सेम। और ये तब बात करोगे पहले वाले में जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या होंगे? अलग। अब थोड़ा सा ध्यान देना, थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल होते हैं? एल्केन या एल्कीन? एल्केन्स या एल्कीन्स? एल्केन्स, एन्स। अबे दिमाग से पैदल ये एनर्जी को लूज करके यहां तक पहुंच रहा है। तो इसकी एनर्जी क्या थी? ज्यादा। और इसकी एनर्जी क्या थी? थर्मोडायनेमिकली आपकी एल्केन्स ज्यादा स्टेबल होती है। तुम नाच बैठते हो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना इस प्रकार से। ये देखिए, इसमें और इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए। अगर आप इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप मूर्खता के बिल्कुल आखिरी चरण पे हो, और आप कंपेयर भी करते हो, ऐसे नाचते हुए आते हो, इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस। और दिमाग से पैदल थोड़ी देर पहले अगर तू डेटा की बात करे तो इसको यहां से यहां जाने पर एनर्जी रिलीज करनी पड़ रही है। मतलब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, तो ये ज्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली। मतलब आपको इसका कंपैरिजन भी नहीं करना
चाहिए। और बताता हूं तुम्हें कंपैरिजन के, कई बार बच्चा क्वेश्चन लेकर आता है, मैं बोलता हूं बेटा यू टर्न मारो और निकल ले और इसको फेंक दे, कोई मतलब, इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और मास्टर भाई साहब बोल रहा होता है ये ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस है। कैसे है भाई, उधर देख, एनर्जी से तेरी बातें मैच नहीं कर रही हैं, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है और इसका एनर्जी लेवल, तो ये होते हैं जो होममेड बनाए जाते हैं। मैंने सोचा, ये तेरी पहली गलती है। अगर क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी अच्छी होनी चाहिए। विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस? यस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल स्टेबिलिटी। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है ही, पर इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। रेजोनेंस की वजह से इसका 1.8 किलो कैलोरी क्या हो गया है, कम। लेकिन मास्टर बनाता है खुद से स्टेबिलिटी सीधा लिख देता है। ये होते हैं वाहियात फालतू क्वेश्चंस जिनका कोई मतलब, सुधारेगा कि नहीं सुधारेगा, कॉन्सेप्ट बिगाड़ के जरूर चला जाएगा आपका। क्लियर? तो जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेंजीन में और साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? साइक्लोहेक्सेन, थर्मोडायनेमिकली, क्योंकि बेंजीन का भी हाइड्रोजनेशन होने पर उसको हीट रिलीज करनी पड़ती है। और विच वन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड? बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन में रेजोनेंस से कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन हम तो नाच उठते हैं, बेंजीन तो एरोमेटिक है, तो क्या करें? ऐसे ही तो धरता है अच्छा एग्जामिनर कि अच्छा बहुत उछल उछल के पढ़ रहा है, चलो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका क्वेश्चन में बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्त। फिर हम यहाँ तो पढ़ाते हैं, वहां भूल जाते हैं, जब जैसे हम अल्केन में जाते हैं ना तो हम बोलते हैं अल्केन्स आर हाईली स्टेबल, हाईली अनरिएक्टिव, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। मास्टर की भी मेमोरी बहुत कमजोर होती है, आपकी नहीं है, कि जीओसी में क्या बोल के आ रहा है और रिएक्शन में क्या बोल रहा है, वो भी भूल जाता है बेचारा। तो दोनों सही चल रहे होते हैं क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता। अगर एक ही क्वेश्चन को तो अलग अलग जगह करवा दे और अलग अलग आंसर दे दे, बच्चा कुछ नहीं कहता है, बल्कि उस पर स्टार और लगा लेता है कि यार जो मैं पहले सोच रहा था वैसा आंसर नहीं आया, स्टार लगा लो। और स्टार लगाते मेडिकल में सारे डाउट दूर हो जाते हैं। नाउ इट्स स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेंबर द आंसर। बच्चे को डाउट वही आता है जहां स्टार नहीं होता है, स्टार वाले पर तो खुद ही लिख लेता है एमटीआर। जिस सब्जेक्ट से बच्चे हम डील कर रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट अथा है, बहुत जबरदस्त है। जितना पढ़ोगे उतनी ही बातें जानोगे और उतनी ही कम बातें कर पाओगे आप, उतना ही कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, कम। जो कम जानता नहीं सब्जेक्ट में, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। जो ज्यादा जानता है वो बेचारा चुप चुप के बोलता है कि ये बात आगे जाके फंसेगी, ये उधर जाके फंस जाएगी। जो नहीं जानता वो हवा में बोल रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बेटा अपने क्वेश्चन का समझ में आने का पता नहीं है, लेकिन अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, और अगर तूने केमिस्ट्री पढ़ा आखिरी तक, तो कहीं पर भी कंट्रोवर्सी नहीं आएगी, बल्कि तेरे को लगेगा कि बहुत सारी चीजें जो कॉलेज में पढ़ाई जा रही हैं वो ऑलरेडी पढ़ा दी गई है। कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ाता है ना, तो हमारी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, सीधा लिखता है डेटा डेटा डेटा, बस बच्चा बोलता है सर समझने है, क्या समझना है, दिस इज डेटा, यू हैव टू रिमेंबर इट। उसका पहला ही स्टेटमेंट होता है दिस सब्जेक्ट इज नॉट कॉन्सेप्चुअल, दिस सब्जेक्ट इज एक्सपेरिमेंटल। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सुलटा दिया है। चलिए अब हम HOH डायरेक्ट कंपेयर करना शुरू कर सकते हैं। HOH का डायरेक्ट हम कंपैरिजन करना शुरू कर सकते हैं कि किस प्रकार से HOH की बातें की जा सकती है। बढ़ सकता हूं आगे। तो पाई बॉन्ड अलग हुए तो हमने देख लिया है, अगर पाई बॉन्ड सेम हुए तो भी हमने देख लिया है। अब हम यहां से कुछ अपने थ्योरेटिकल पॉइंट्स बना लेते हैं, यानी कि HOH को कंपेयर करना पड़े। तो देखिए ये मैथमेटिकल सही नहीं है रिलेशन, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैथमेटिकल बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन कम शब्दों में लिखने के लिए HOH सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। दोस्त मैंने तो पाई बोला है, लेकिन तेरे दिमाग में इमेज कार्बन कार्बन ही बना है।
कोई सा भी उससे कोई लेना देना नहीं है, पाई बॉन्ड बोला है मैंने, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पर डिपेंड करता है। 1 का मतलब पहले ये देखना आपने को, जब ये सेम हो जाए तो दूसरा अगर अपन बात करना चाहें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी। अभी आखिरी एग्जांपल ने यही समझाया कि नहीं समझाया, कि जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उनकी एचओएच क्या होता है, कम। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम एचओएच वाले क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए आइए क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, कंपेयर एचओएच। कंपेयर एचओएच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है। ये तो तूने साथ के साथ लिख लिया होगा, राक्षस। कंपेयर कीजिए एचओएच, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहले वाले सवाल का जवाब दे पाएंगे क्या? बताइए फिर। देखो कितने पाई बॉन्ड है यहां पर, 2, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गए, सेम। पर इसमें दोनों पाई बॉन्ड कैसे हैं, आइसोलेटेड। पर इसमें कैसे हैं, कॉन्जुगेटेड। यानी कि ये आपकी डाई इन कैसी है, आइसोलेटेड, और ये आपकी डाई इन कैसी है, कॉन्जुगेटेड। तो आप समझ गए इसमें स्टेबलाइजेशन ज्यादा है। अगर स्टेबलाइजेशन ज्यादा है तो फिर एचओएच कम होगा। क्लियर? अब आप सोचो सर आपने अल्फा एच काउंट क्यों नहीं किए, बिकॉज रेजोनेंस डिसीजन ले रहा है। क्लियर? रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस से है ही नहीं। तो आपका एचओएच अगर मुझे कंपेयर करना पड़े, पाई बॉन्ड अगर क्या हो जाते हैं, सेम, तो जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका एचओएच क्या होता है, कम, और जो कम स्टेबल होता है उसका एचओएच क्या होता है, ज्यादा। इसका मतलब फर्स्ट का एचओएच ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सेकेंड। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सभी में ही सेम है, एक एक है, पर किसी में भी रेजोनेंस नहीं। अब रेजोनेंस डिसीजन नहीं ले पा रहा है, देन वी हैव टू स्विच हाइपर कॉन्जुगेशन।
चलिए हम हाइपर के पास चलते हैं। आप बता सकते हैं हाउ मेनी CH बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं आपको वो CH बॉन्ड बता रहा हूं जो हाइपर कर सकते हैं। ये भी आपका अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर लगा हुआ CH हाइपर कर सकता है। तो कितने यहां पर आपके सामने 3 3 6 और 4 10। तो यहां पर 10 CH बॉन्ड्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। आइए यहां पर बताइए कितने हैं। ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका अल्फा कार्बन है। तो देयर आर ओनली 2 CH बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका अल्फा कार्बन है। हाउ मेनी CH bonds are in hyperconjugation? You will say 4 CH bonds are in hyperconjugation. तो हाइपरकॉन्जुगेशन से सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? फर्स्ट, उसके बाद थर्ड और उसके बाद सेकंड। पाई बॉन्ड तो सभी में क्या हो गए? सेम। तो आप HOH का आंसर बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। HOH सबसे ज्यादा किसका होगा? सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फर्स्ट। आगे बात समझ में? जी हाँ, ये हमारे साथ। अगले अगर अपन बात करना चाहें तो आप चेक कीजिए इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 2 और इसमें 1। तो जाहिर सी बात है HOH किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड। सही बात है कि नहीं है? क्या डिसाइड कर रहा है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं सभी में पाई बॉन्ड की संख्या क्या है? सेम। और किसी में भी रेजोनेंस नहीं है, देन हाइपर से डिसीजन लेना पड़ेगा। बताइए हाउ मेनी CH bonds are involved in hyperconjugation? 2 CH bonds are involved in hyperconjugation. How many? ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। So 12 CH bonds are involved in hyperconjugation. ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। 3 और 1 4। तो यहां पर आप बोलोगे 4 CH bonds are involved in hyperconjugation. देखिए आपने धीरे धीरे CH बॉन्ड की आदत पड़ गई है। पहले हम अल्फा एच करते रहते थे। आइए तो आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इन सब में? सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, तो इसका HOH सबसे कम। उसके बाद स्टेबिलिटी में थर्ड, तो फिर इसका HOH आएगा। और सबसे कम स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट, तो इसका HOH सबसे ज्यादा। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? तो इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं HOH, दैट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन। दोस्त मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो कि डेटाबेस है, उसको समझाने की कोशिश भी करूंगा लेकिन अगले टॉपिक में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करना चाहें 5। क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस डेटा से जो बातें मैं समझाऊंगा ना वो बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये वाला जो क्वेश्चन है पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। क्लियर? ये हमारे सामने दिया गया है। क्लियर? आप देखेंगे अगर हम इसमें HOH कंपेयर करना चाहें, क्या कंपेयर करना चाहें? HOH, दैट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे HOH को, जैसे हमने थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट बनाए, सबसे ज्यादा HOH किस में आनी चाहिए थी? थर्ड में। पक्का? उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। 1 मिनट सर, ये ऑर्डर आप कहां से लाए? क्योंकि अपन ने अभी अभी सीखा था। क्या सीखा था? कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से बात करते हैं। तो इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? और इसमें कितना है? पक्का? लेकिन दोस्त ये बात आपकी डेटा से मैच, यही तो केमिस्ट्री है। आपने सोचा ये आपकी पहली गलती है। अब आप सोचो अगर मैं इसका डेटा नहीं देखूं और मैं ऐसे हवा में चिल्लाता रहूं, बच्चा तो क्लियर, बच्चे थोड़ी पता है, बच्चा बोलेगा बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, लेकिन भाई साहब गलत पढ़ा भी दूंगा ना तो भी कोई दिक्कत, क्योंकि एग्जामिनर इस लेवल तक जाने वाला नहीं। लेकिन जिस जाएगा ना, क्वेश्चन तो नोटबुक से होंगे, आंसर नहीं होंगे। और ऐसा कर दिया था जेई मेंस 2019 ने। जब पेपर हुआ था ना जेई मेंस का, तो आप पता एडवांस भी होता है, मेंस देख रहा है बच्चा, क्लास में बैठा मस्त माहौल सेट कर, देखो क्वेश्चन नोटबुक से, देखो क्वेश्चन, फिर आया एनटीए का आंसर की, आंसर मैच नहीं कर रहे। उसके बाद चैलेंज करने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स उठाई और जैसे बुक उठाई तो पता चला एनटीए का आंसर सही है। हम ही कुछ पढ़ा रहे थे। उसके बाद अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने, आप देखना, आंसर की एनटीए से देने पहले देना बंद कर दिए। हालांकि कुछ गड़बड़ी वो खुद भी करता है एनटीए, उठपटांग क्वेश्चन पूछ लेता है, पहले कुछ आंसर दे देगा सेम क्वेश्चन का, दूसरी शिफ्ट में कुछ और आंसर दे देगा, क्वेश्चन क्या रखेगा? सेम। ऐसा नहीं कि उसके एंड पर मिस्टेक्स नहीं होती है, होती हैं,
लेकिन 2019 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखे थे, जो कि उसके दिए हुए आंसर गलत नहीं थे, एक्सक्लूसिव आंसर्स आए थे। आइए इस पर अगर अपन बात करना चाहें तो डेटा इसमें कुछ और ही कहता है। एचओएच की अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें सबसे ज्यादा किसका मिला? सेकेंड। उसके बाद किसका मिला? थर्ड। और उसके बाद किसका मिला? फर्स्ट। यानी कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, और ये सब चेंज हुआ ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ये सब चेंज हुआ ड्यू टू एरोमेटिसिटी। एक बार आप लिख लीजिए, मुझे रेजोनेंस एनर्जी बताना ही है तो मैं इस डेटा को यहीं पर ही एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं यहां पर डेटा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद मैं इस क्वेश्चन को कभी भी आपसे ना पूछूं, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू जो आपके माइंड में रेजोनेंस एनर्जी और एरोमेटिसिटी का इमेज बनने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलटा दिया है क्या? देखिए ये चीजें चलती हैं किससे? डेटा से। एक बार इधर ध्यान दीजिए, ये आपके पास साइक्लोहेक्सिन, आपने क्या करवाया? हाइड्रोजीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनआई। तो आपके सामने साइक्लोहेक्सिन से क्या बना? साइक्लोहेक्सेन, एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या सर मुझे डेटा याद रखना है? मेरा जवाब है नहीं। 28.6 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज हुई, थोड़ी देर पहले बात की थी। फिर अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने है साइक्लोहेक्साडाइन। क्लियर? तो इसमें इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए। क्लियर? लेकिन जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतना नहीं होगा। हमें समझ में आ गया, रेजोनेंस आ गया, स्टेबलाइजेशन आ गया। तो यहां पर कितने मोल चाहिए आपके? 2 मोल हाइड्रोजन के यहां पर चाहिए। एंड जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्त? ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में, और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगी और अप्रोक्सीमेटली वो 55.4 के आसपास होती है। अब आता है नंबर बेंजीन का। जैसा ट्रेंड चल रहा था वैसा ही ट्रेंड चलना चाहिए। भाई ज्यादा तो होना चाहिए था ना रिलीज, माना जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रिलीज ना होता, लेकिन जितना हमने एक्सपेक्ट किया उतना भी रिलीज नहीं हुआ। यहां पर जब आप हाइड्रोजनेशन करवाएंगे दोस्त, पहले बता दूं बेंजीन इजीली हाइड्रोजनेशन नहीं करवाता है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन से जानते हैं नॉर्मल कंडीशंस पर नहीं होती, वो ड्रास्टिक पर हो जाती है। क्लियर? जब भी आप कहते हो ना नो रिएक्शन, तो पूरा स्पेसिफिक होकर बोला करो, नो रिएक्शन एट गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। कंडीशन चेंज करोगे हो सकती है। तो यहां पर भी आप चाहें, हमारे सामने है साइक्लोहेक्साडाइन। क्लियर? तो इसमें इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए। क्लियर? स्टेबलाइजेशन आ गया है। तो यहां पर कितने मोल चाहिए आपके? 2 मोल हाइड्रोजन के यहां पर चाहिए। एंड जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्त? ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगी और अप्रोक्सीमेटली वो 55.4 के आसपास होती है। अब आता है नंबर बेंजीन का। जैसा ट्रेंड चल रहा था वैसा ही ट्रेंड चलना चाहिए। भाई ज्यादा तो होना चाहिए था ना रिलीज, माना जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रिलीज ना होता, लेकिन जितना हमने एक्सपेक्ट किया उतना भी रिलीज नहीं हुआ। यहां पर जब आप हाइड्रोजनेशन करवाएंगे दोस्त, पहले बता दूं बेंजीन इजीली हाइड्रोजनेशन नहीं करवाता है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन से देयर विल बी लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, रजिस्ट करेगा ये रिएक्शन का। तो हमें यहां पर हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, लगभग 150 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर अपन बात करना चाहें हाई प्रेशर का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि जो आपकी रिएक्शंस आप जानते हैं नॉर्मल कंडीशंस पर नहीं होती, वो ड्रास्टिक पर हो जाती है। क्लियर? जब भी आप कहते हो ना नो रिएक्शन, तो पूरा स्पेसिफिक होकर बोला करो, नो रिएक्शन एट गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। कंडीशन चेंज करोगे हो सकती है। तो यहां पर जब हमने रिएक्शन करवाई ना दोस्तों, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? साइक्लोहेक्सेन। किस में कन्वर्ट हो गया है? साइक्लोहेक्सेन। और यहां पर भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ, लेकिन जो रिलीज हुआ वो रिलीज हुआ 49.8। अब देखो ये डेटा है, यहां से यहां जाने पर बढ़ी, जितनी सोची थी उतनी तो नहीं बढ़ी लेकिन बढ़ी।
लेकिन यहां से यहां जाने पर तो क्या हो गई, कम। पाई बॉन्ड ज्यादा है, फिर भी अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास HOH क्या है, कम। अब मैं यहां पर रेजोनेंस एनर्जी की बात करता हूं। क्या आप इसके लिए मुझे रेजोनेंस एनर्जी बता सकते हैं? रेजोनेंस एनर्जी बताइए, आप कितना एक्सपेक्ट कर बैठे थे? सर हम एक्सपेक्ट कर सकते बैठे थे कि इससे डबल रिलीज होनी चाहिए, लेकिन रिलीज कितनी हुई बताइए? 55.4। साइन के साथ मैं लिख रहा हूं, हो सकता है आप इसको लिखने का तरीका बदल दे, लेकिन वैल्यू वही आएगी। कितना आया? -1.8। मतलब इतनी एनर्जी क्या हुई, रिलीज। इसमें आप बताइए, आप कितना एक्सपेक्ट कर बैठे थे रेजोनेंस से? आप बताइए कितना एक्सपेक्ट कर बैठे थे? कि सर हम तो एक्सपेक्ट कर बैठे थे कि एक पाई बॉन्ड को सुलटाने पर 28.6 रिलीज होता है, तो 3 पाई बॉन्ड को सुलटाने पर इससे जस्ट ट्रिपल टाइम्स रिलीज होनी चाहिए थी। लेकिन सर जैसे ही हमने देखा तो हमारी आंखें खुल गई, 49.8 के आसपास ही रिलीज हुई। जब आप पूरा डेटा रखोगे तो कितना आएगा? -36 किलो कैलोरी पर मोल। डेटा यहां पर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दोस्त रोल ऑफ एरोमेटिसिटी देखिए। आइए इधर, जब दो पाई बॉन्ड किस में है? रेजोनेंस में। जब दो पाई बॉन्ड किस में है? रेजोनेंस में। क्लियर? तो आप देखिए कितना स्टेबलाइजेशन मिला है, मॉलिक्यूल का एनर्जी केवल कितना कम हुआ है? 1.8। है ना? अगर यहां पर आपने पाई बॉन्ड कितने बढ़ाए? 2 से कितने किए हैं? मात्र 3। एक ही तो बढ़ाया है, यहां पर भी तो एक ही बढ़ाया था, तो 1.8 का आया बस डिफरेंस। लेकिन यहां पर आपने 2 से कितने किए? 3, और एनर्जी में डिफरेंस 20 गुना। आप समझ रहे हैं? स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस कितना हो गया? 20 गुना। ये पाई बॉन्ड का बढ़ने का कमाल नहीं है। अगर यही तीनों पाई बॉन्ड आपके किस में होते? ओपन चेन में, तो नो डाउट इसी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपके पास क्या आता? ज्यादा। ये ओपन चेन का कमाल नहीं, सॉरी, ये पाई बॉन्ड का कमाल नहीं है, ये कमाल है आपके क्लोज रिंग में एरोमेटिसिटी का। इसीलिए तो मैंने जब पढ़ाया था एरोमेटिसिटी तो बताया था ना कि ये अपने जैसे ओपन चेन कंपाउंड से कहीं कहीं ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये स्टेबलाइजेशन इनका क्या होता है? एक्सेप्शनल होता है, कि आपके लेवल पर इनका ये जो स्टेबलाइजेशन है वो हम बता नहीं पाएंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी कहीं कहीं क्या होती है? ज्यादा। तो आप समझिए दिस इज द रोल ऑफ एरोमेटिसिटी, लगभग 20 गुना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? नीचे वाले में ज्यादा है, और उसका रोल है एरोमेटिसिटी। कहता आप इससे नहीं समझा सकते कि उसमें 2 पाई बॉन्ड है रेजोनेंस में और इसमें 3 पाई बॉन्ड है, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड होते ना तो नॉर्मल वाले का भी क्या है? तो पापा है स्टेबिलिटी में, एरोमेटिसिटी। इसीलिए आप समझिए, जब मैं आपके सामने ये केटाइन रख रहा था और मैं आपके सामने ये केटाइन रख रहा था, तो मैं कह रहा था दोस्त मत देख कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, क्योंकि ये केटाइन आ चुका है एरोमेटिसिटी में। स्टेबिलिटी में उसका पापा निकलेगा, भले एक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। ये कमाल है एरोमेटिसिटी का। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या डेटा हमें ध्यान रखना है? नो, बस ये ध्यान रखना है कि एरोमेटिसिटी वास्तव में इंपॉर्टेंट चीज है, काफी चीजों को ओवरटेक करेगा, उसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस भी आपका मैटर नहीं करता है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।